नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। ईडी ने दिल्ली के कारोबारी और ब्रिडगो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमनदीप ढल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से ढल की 5 दिन की रिमांड मांगी है। हालांकि कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। ढल का नाम सीबीआई की एफआईआर में भी शामिल है। सूत्रों की माने तो ईडी के अनुसार अमनदीप ढल की आबकारी नीति बनाने, षड्यंत्र रचने और साउथ ग्रुप जैसे रिश्वत की बात और लेन देन के मामले में अहम भूमिका है। ईडी ने बताया कि अमनदीप ढल ने आबकारी नीति तैयार करने और पॉलिसी जारी होने से पहले उसको अपने कब्जे में लिया और इसकी कॉपी भेजी थी, जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया था। ईडी ने इस मामले में हुई व्हाट्सएप चैट और कॉल की डिटेल भी कोर्ट में पेश की। बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले में सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में केस दर्ज किया था। इसमें सीबीआई में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया को इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में है। उन्हें एक्साइज पॉलिसी में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी सक्सेना को रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 10 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था। रविवार को इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री और 14 अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41(a) के तहत नोटिस भी जारी दिया गया था। हालांकि उन्होंने व्यवस्था का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा और उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब भी दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, एक के बाद एक गिरफ्तारी लगातार इस मामले को लेकर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि घोटाले की जो आंच है, उसकी जो जांच चल रही है, वो कहां तक जाएगी और कौन कौन इसकी गिरफ्त में आएंगे। लगातार बड़े नामों का इसमें खुलासा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्त में है। अब एक और शख्स की गिरफ्तारी ये इस बात का संकेत दे रही है कि आखिरकार शराब नीति घोटाले को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए गए, उन आरोपों में सच्चाई कितनी दिख रही है। साथ ही आपको बता दें, इसमें अन्यों के खिलाफ भी लगातार केस दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही हैं। अब शराब घोटाले में एक और जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं। एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर अनियमितता बरतने का आरोप। अब ऐसे में इन आरोपों में और जो गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, उसमें सच्चाई कितनी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि बड़े लेवल पर बड़े नामों का खुलासा इसमें होगा। अब ऐसे में एक के बाद एक गिरफ्तारी ये बता रही है कि इसमें कई और बड़े नाम नप सकते हैं। सवाल इसमें यह भी उठ रहा है कि ईडी ने, अमनदीप ढल ने जो आबकारी नीति तैयार करने और पॉलिसी जारी करने का जो पूरा रोल अदा किया, किसके संरक्षण में किया। इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में देवेंद्र जी आपका। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है रत्नेश जी कार्यक्रम में। हमारे साथ संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव निगम जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। एक के बाद एक गिरफ्तारी, अब अमनदीप ढल ने जिस तरह की आबकारी नीति तैयार करने का उन पर आरोप और जिस तरह की अनियमितता बरतने का आरोप, गिरफ्तारी एक और, क्या प्रतिक्रिया? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तमाम तरीके के जो ठीक है
अब उसमें मैं इस समय चूंकि मनीष सिसोदिया जी एक कस्टडी में है सीबीआई के, तो मैं बहुत कुछ कहूँ इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आपने देखा होगा जब ये शराब नीति पहली बार बनाई गई और दोबारा फिर संशोधित करके बनाई गई, तो उसको भी एलजी साहब ने अप्रूव किया। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, आप कह रहे होंगे क्यों संशोधित किया गया, पहले वाली बाद वाली क्या दिक्कत थी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक कानून बनाया था, और जब बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर में 700 से ज्यादा किसान जो है शहीद हो गए, तब उन्होंने कहा ये कानून हम वापस ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब पहले कैसे बनाया था, जब बना दिया और जब तो उन्हीं की तर्ज पर आप भी बना रहे थे ऐसा? आप भी चाह रहे थे शहीद हो? समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन की जरूरत पड़ती रहती है। तो तब किन परिस्थितियों में बनाया गया और फिर किन परिस्थितियों में उसको संशोधन किया गया, उसमें एलजी साहब के सामने, एलजी साहब ने उसको अप्रूव किया है। संजीव जी, संशोधन की आवश्यकता आपको महसूस हुई? वो भी अब जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, शिकंजा कसा जा रहा है, जब बड़े नामों का खुलासा हो रहा है। अब नहीं, वो तभी उसी समय जो आप कह रही पहले ये बनाई गई फिर वापस ली गई, दूसरी बनाई गई, तो उसकी बात मैं बता रहा हूँ। ये जो इस तरीके का वातावरण चल रहा है, एक तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे निकलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले हम बराबर 10 वर्षों से गवाह है पार्टी बनने के बाद से, जब से पहली बार 49 दिन की सरकार बनी थी, हमारे एक नहीं कितने विधायकों को लिया गया और बाद में उनको न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया। एक ये प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस पर नहीं वो कर रहा हूँ, बराबर हमने हमेशा स्वागत किया है। नहीं तो आप आरोप क्या लगा रहे हैं? पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब? बिल्कुल 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इसमें क्या है, एक नया जो है जो दल उभर रहा है, तेजी से उभर रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर है, तो आप ये चाहते हैं कि हम उसमें और करें, क्योंकि आपको तो महारत हासिल है ना नेस्ता नाबूद करने में, खरीदने में, बेचने में। ये काम हम लोगों का नहीं है। हम लोग कार्य देश के बिल सोचते हैं, कहीं अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका मुकाबला करेंगे बराबर, और तो पीछे हटने वाले थोड़ी। यानी कि बीजेपी मुकाबला करने से डर रही है, इसीलिए ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पीछे लगवा दिया गया है। देवेंद्र जी, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देवेंद्र जी, गलत इस्तेमाल का आरोप लगातार आप पर लग रहा है। ठीक, देवेंद्र जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और उसके तहत ही गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारा का सारा ठीकरा आप पर, यानी कि बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है, ताकि क्षेत्रीय दलों को कैसे आपको सीमित करना है, उनकी सीमा लाइन तय कर देनी है, आगे ना वो बढ़ पाए। पूजा जी, बहुत शानदार आपका क्वेश्चन भी है। जिस तरह से हमारे साथी आम आदमी के प्रवक्ता ने, संजीव भाई ने क्लियर किया है, उसका सबसे बड़ा जो कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज दलों की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने दल की तारीफ की है कि वो बड़ा दल बनने जा रहा है, वो सामना करने जा रहा है। तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि छोटे नहरें, नाले, नदियां जाकर सब धीरे धीरे समुद्र में मिलती हैं, और समुद्र की वो ताकत होती है कि सबको समाहित करके आगे बढ़ता है। तो आप हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या और नहीं, तो आप समुद्र हैं, सबका समन्वय आप में हो जाए। हाँ, आपका वर्चस्व कायम रहे बस। देखिए, हाँ नहीं देखिए, एक ये जो इस तरीके का एडिकेट लगता है, हम उस बात पर आ रहे हैं, हम तो बिल्कुल तथ्य के साथ बोलने वाले व्यक्ति हैं, ज्यादा हवा में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा जी, बहुत लोग सुनते हैं डिबेट्स के लिए कीमती समय जो है, अगर कोई प्रवक्ता बैठकर बात नहीं करेगा, समझ की बात नहीं होगी, तो क्यों समय देगा अपना? उसको समझ आना चाहिए कि ये नीति क्या है, चाहता क्या है। ये जिस दिन से आम आदमी पार्टी की नीति चली थी दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी ना विपक्ष के, प्रतिपक्ष के जो नेता थे, रामवीर सिंह विदोड़ी जी, जिस तरह उन्होंने दिल्ली विधानसभा में यहाँ तक कहा था कि मैं राम जी की कसम खाता हूँ, ये नीति इतनी गलत है कि गलत कर देगी और इसमें इतनी मिस्टेक है, तो हंसी उड़ाते थे सिसोदिया जी बैठकर उनके सामने, और उनको बोलने नहीं दिया जाता था। आज कभी मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कितने तथ्य के साथ ये गिरफ्तारियां हो रही है, और फिर भी आप जो है निर्लज होकर एक नहीं, आरोप तो यही है ना कि गिरफ्तारियां जो सब कुछ हो रही हैं, वो कौन करवा रहा है, इसके पीछे है कौन, किसके संरक्षण में हो रही है, किसके ऑर्डर पर हो रही है, यही तो सवाल है। पूजा जी, वो ये भारत का संविधान सबसे शानदार और लोकतांत्रिक संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान की दुनिया में तारीफ होती है, हमारे लोगों को पसंद नहीं है, पता नहीं है हमारे कोर्ट कितने शानदार है। अभी कोर्ट पे विश्वास है, आप
जाइए ना, हम कहते हैं बार बार इस बात को, मैं कहता हूँ, चिल्लाता हूँ, आप सरकार के खिलाफ भी एविडेंस के साथ कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको ठीक है। लगता कि आपकी सुनवाई नहीं। आप न्याय के लिए लाइन में लगिए, लेकिन एक स्वतंत्र जैन आपके जो है काफी दिन से अंदर पड़े हुए हैं बेचारे, मालिश वगैरह कराते रहे, उनकी जमानत आज तक हुई नहीं और आप मुख्यमंत्री की जमानत की जो है निर्दोष होने की कसमें खाने लगे। इस तरीके से कैसे काम ठीक है, करेगा आप? ज्यादातर लोग जमानत पर हैं, क्यों आपके विधायक अंदर जाते हैं भैया? जो ऐसा काम करेंगे आप। ठीक है, रत्नेश जी। जी देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता को सुना और नेता बीजेपी को भी सुना। देखिए पूजा जी, बात केवल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक नहीं है। इनके एक और मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनके ऊपर भी डीटीसी बसों का घोटाला करने का मामला दर्ज किया हुआ सीबीआई ने। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि कैलाश गहलोत की गिरफ्तारी कब हो रही है? क्योंकि नहीं, वो तो अब नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं फिर से। अरे मैं नया चेहरा क्या मैडम, वो उनके ऊपर बहुत पहले से परिवहन मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप है। नए चेहरे थोड़ी ना है। कुछ लोग, मैंने एक दिन आपके चैनल पे गिनाया था कि कुछ लोग 4-5 लोग हैं जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को रन करते हैं, उसमें 2 चले गए जेल। तो अरविंद केजरीवाल को कोई रिलायबल बंदा चाहिए ना। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो विधायक योग्य है या नहीं है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल तक धन की उगाही करके कैसे पहुंचा दे। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने इस मामले में पूरा 1000 पेज का दस्तावेज सौंपा था सीबीआई को। उस पे सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ है। ये आम आदमी पार्टी वाले किस मुंह से बोलते हैं भाई कि हम बहुत ईमानदार हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस शराब घोटाले पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनके तो आइडियोलॉजिकल फादर कहे जाते हैं अन्ना हजारे जी। उन्हीं के आंदोलन से निकल के आए हैं। उन्होंने स्वयं पत्र लिख के कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि ये नीति गलत है, इस नीति में तमाम खामियां हैं। तो ये आम आदमी पार्टी वाले जो अपने एक आइडियोलॉजिकल फादर को भूल गए, जिसकी आइडियोलॉजी और जिसके आंदोलन से निकल कर आए, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। तो सोचिए कि ये कितने निम्न स्तर ठीक है, नीति और नियत दोनों गलत हैं और उस गलती की अब सजा इनको मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि आखिरकार शराब घोटाले में और कितनी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड के तहत किया जा रहा है, किस किस पर अब एजेंसियों का शिकंजा आगे आने वाले दिनों में कसा जाएगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल 10वीं गिरफ्तारी इस केस में हो गई है। ढल की गिरफ्तारी के बाद अब फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आगे और आने वाले दिनों में कितनी गिरफ्तारी हो सकती है। संजीव जी, आरोप सीधा सा ये, और भी कई नामों का खुलासा भी होगा, और सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि अन्य ऐसे कई मामले हैं, कई घोटाले हैं जो कि आम आदमी पार्टी के खुलने वाले हैं। कैलाश गहलोत का नाम भी लगातार इसको लेकर सवालों में आ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही बन रहा है कि आप तमाम बातें सच्चाई की, निष्पक्षता की करते हैं, उसके बावजूद भी आपके 2 बड़े मंत्री जेल में, और आने वाले दिनों में गाज औरों पर भी गिर सकती है। देखिए, हमारे जो नेता है राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के लिए आप हमें ईडी और सीबीआई दे दीजिए, मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जेल में कर दूंगा। और अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो इंडिया गेट में बुला लीजिए सारे के सारे जितने विपक्षी नेता हैं, उनको क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? देश का इतना कीमती समय और मीडिया का भी कीमती समय रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया गेट में सबको बुला लीजिए और एक साथ जेल भेज दीजिए। अगर हम हेमंत बिश्व शर्मा बन जाते, हम नारायण राणे बन जाते, हम शुभेंदु अधिकारी बन जाते, हम मुकुल राय बन जाते, तो ये जांच नहीं होती। लेकिन हम वो नहीं बनेंगे। हमने देश के लिए काम करना सीखा है। हमने जो है पार्टी हमारी कुछ भी हो जाए, हमने देश के लिए काम करना है। आप करते रहिए, हमारा नुकसान ही तो करोगे, क्या करोगे? हमको थोड़ा सा तो गिरफ्तारी किसी सबूत के आधार पर ही हो रही होंगी ना? नहीं, सबूत के आधार पर हो रही है। आप सब कुछ सबूत निकल करके आए। गृह मंत्री थे भारत सरकार, गुजरात सरकार में जब अमित शाह जी, उनके ऊपर भी सीबीआई जांच हुई थी। तब वो कैसे थी, ये तोता के तरीके इस्तेमाल करती है, बताइए तब कैसे जांच हुई? सबूत रहे होंगे ना उनके खिलाफ, तभी तो जांच हुई होगी। नहीं, जिसकी सत्ता उसकी ढपली को अपने तरीके से चलाएगा, आप ये कह रहे हैं? इतनी अमित शाह जी, उनके ऊपर जांच हो चुकी है, कैसे जांच हुई थी? तब वो तोता कहते थे सीबीआई है, और अब क्या है? अब उस तोते को आपने पाल लिया। रत्नेश जी आ रही, गलत बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम नहीं डरने वाले, झुकने वाले हैं, हम लड़ते रहेंगे। जी रत्नेश जी, देखिए पूजा जी, अभी संजीव निगम जी ने बहुत तेज तर्रारी से संजय सिंह का नाम लिया, तो मैं संजय सिंह की भी थोड़ी सी कुंडली आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। संजय सिंह के ऊपर 29 मई 2002 को जो मुकदमा दर्ज हुआ था आईपीसी के सेक्शन 143, 341, 504, 506, 2002 में जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज था, ठीक है,
और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट मुकदमा दर्ज है वो दर्ज है एक आईपीसी के सेक्शन 145, 147, 149, 186, 353, 188, 332। डेट है 31/5/2014। अब आने वाले समय में आप ये कह रहे हैं उन पर भी अब शिकंजा कसने वाला सुनिए तो मैडम, सुनिए तो मैडम, 2008 में यूपी का कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट की धारा 3 का 1 लगा हुआ है इनके ऊपर सुल्तानपुर में। किसको ये माननीय सांसद बता रहा है, उसके ऊपर गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज है उत्तर प्रदेश में 2007 क्या कहते हैं 2009 में मायावती जी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद आप आ जाइए 2007 में इनके ऊपर SC एक्ट में मुकदमा दर्ज है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का 2009 में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और 147 मुकदमे दर्ज होने से क्या होगा रत्नेश जी? सबूत भी तो, तथ्य भी तो पेश करने होंगे ना आपको उसके बाद। सुन तो लीजिए पूजा जी, सुन तो लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें बताया है कि इनके पास कुल जो संपत्ति है वो 6,60,513 रुपए है। एक चीज बताइए, जिसके पास 6.5 लाख की संपत्ति होगी उसका आलीशान करोड़ों का बंगला बन सकता है, वो 40 लाख की गाड़ी से चल सकता है। चलिए ठीक ऐसा कौन सा 6 लाख वाला आदमी है जो 40 लाख की गाड़ी से ठीक है, जवाब लेंगे। अगर इसका कोई फार्मूला हो जवाब लेंगे लेकिन तो मुझे भी बता दो भैया, कोई फार्मूला हो तो मुझे भी बता दो। अरे मैं कह रहा हूँ कोई फार्मूला हो तो मुझे भी बता दो यार भैया। आपने उनका गाड़ी और बंगला, मैंने तो न देखी। अरे भाई, मैं तो रोज अरे संजीव जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। रत्नेश जी देख रहे हैं उसको। गाड़ी से चलते हैं। अरे भैया मैं संजय सिंह को बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैंने गलत कहा। चलिए ठीक है देवेंद्र अरे जी, भैया सुन तो लीजिए देवेंद्र जी अब ये सवाल उठते हैं। नहीं देखना चाह रहे, देखिए सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए सर। आप नहीं देखना चाह रहे तो उसमें मेरा क्या दोष है संजीव जी? आप ये कह देंगे कि मुकदमे भी नहीं दर्ज हैं। अरे आप ये कह देंगे इन मुकदमों का जिनका मैंने जिक्र किया है पूजा जी, मुकदमे करना और चुनाव के ठीक है। नहीं देखिए देवेंद्र जी सवाल अब आप पर ये उठ रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अब जिस तरह से जीत की है, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय दलों का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है, अब ईडी एजेंसी वहां पर भी आने वाली है, वहां पर भी कईयों पर जांच गिरने वाली है, जांच की आज वहां भी अब दिखेगी। देखिए एक चीज क्लियर करता हूँ पूजा जी, जिस तरह की आज की डिबेट हो रही है, ये मुद्दे की कई चर्चा हुई है, बहुत अच्छी बात है। और मैं रत्नेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो ठीक बोले, सत्य के साथ बोले, चाहे वो बीजेपी के भी खिलाफ बोले, अगर सत्य के साथ बोले तो अच्छी बात है, सुननी चाहिए। और जिस तरह से अब मेरे मित्र संजीव भाई ने जिक्र किया, बड़ी डिबेटें हम लोग साथ भी करते हैं कि 2 घंटे के लिए हमें जो है सीबीआई और ईडी सौंप दीजिए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंदर कर देंगे। ऐसी मानसिकता आप लोगों की ये कहां से लाए हैं? आप ये पाकिस्तानी भाषा और बांग्लादेशी भाषा बोलना कब से सीख गए आप तक अपने मंदारी कहते थे, बंगर कहते थे, डुगडुगिया बजाने वाला कहते थे, झूठा कहते थे, लेकिन अब ऐसे भी आप जो है वक्ता हो गए हैं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में आतंकवादियों की भाषा बोली जाती है उसको चैनल पर बैठकर बोलेंगे कि 2 घंटे के अंदर अंदर तुम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, अरे शर्म आनी चाहिए मित्र, कैसी भाषा चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं संजीव जी जल्दी से इस तरीके की बात ये सबके साथ बोलना चाहिए। आप बोलिए, वो बोलिए, आप ईडी सीबीआई पर बोलिए, देश के माननीय यही तो सवाल है ना देवेंद्र जी। अब जो ईडी सीबीआई का शिकंजा है, देखिए ये आरोप तो आप पर लगेगा ही, और जनता के मन में भी इस बात को लेकर संदेह उठेगा कि भाई सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर ही अगर एजेंसी लगातार हमला पर रहेगी, अगर उन्हीं पर जांच की तलवार घूमती रहेगी तो सवाल तो उठेगा, जनता के मन में भी ये सवाल उठेगा सर। और इन पर सवाल उठाना, आपके नेताओं पर जांच नहीं हो रही है, सवाल उठेगा। सभी बात साफ है क्या? अपनी जमानत कराइए कोर्ट में खड़े होकर, बेगुनाह बातें करने से कुछ होता है चैनल ऊपर बैठकर? अरे संवैधानिक संस्था है सीबीआई, ईडी किसने बनाया था, कब निर्माण हुआ? आपने जिम्मेदारी के सदन ईडी बनी है। कानपुर देहात में माँ बेटी को जला करके मार दिया। ठीक है देखिए इस तरह के मुद्दे उठाने की आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है मेरे पास, देखिए समय व्यर्थ मत कीजिए, समय नहीं है मेरे पास। पूजा जी बहुत जल्दी से रत्नेश जी। पूजा जी मैं आपको बताऊं, सांसद संजय सिंह जी ने हाथरस में एक कांड हुआ था,
उस पे अरे आप तो संजय सिंह जी के पीछे ही पड़ गए अरे हैं। सुनिए अभी तो जिनके मैडम, नाम आए हैं इतना- पहले उनसे तो निपट लीजिए। अरे मैडम, आपने सुन तो तो पूरी लीजिए। उनकी पोथी खोल के बैठ गए हैं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, जिस मामले को लेकर सांसद संजय सिंह जी ने इतना ठीक है, हो हंगामा अभी मचाया, अभी अभी बहुत उसमें- बहुत उसमें सारे लोगों नाम को- हैं, अभी बहुत सारे नाम हैं जांच के दायरे में। आप भी ज्यादा खुश मत होइए, चिंतित होने की आवश्यकता आपके पास भी है। फिर आप नहीं, कहेंगे कि जांच- ईडी जांच सीबीआई को देखिए, हमारे आप- पीछे लगवा दिया है। देखिए- आप देखिए, पर भी ये जांच का और ये सवाल मैडम- उठेगा फिर। मैडम देखिए, चलिए, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। चर्चा में यही विराम देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।